मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे कि क्या आप तुर्की में नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या पुरानी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। नई प्रॉपर्टी या पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्या क्या इकदाम ज़रूरी हैं। क्या आप तुर्की में नई प्रॉपर्टी किस्तों पर ले सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि नई प्रॉपर्टी और पुरानी प्रॉपर्टी की कीमतों में क्या फ़र्क है। जी कलीमुल्ला, सबसे पहले तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया सर। बहुत से लोग जो टर्की में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसमें वो देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नई प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो पुरानी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ से ऐसे लोग भी हैं जो अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि पुरानी प्रॉपर्टी सस्ती है, उसे परचेज करके वो रेंट आउट कर सकते हैं और उसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब ये दोनों सूरतों को ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपको जो है ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि नई प्रॉपर्टी और पुरानी प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या है, इसके फ़ायदा क्या है नई प्रॉपर्टी ख़रीदने का, और इसी तरह से पुरानी प्रॉपर्टी का क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है। ये सारी बातें हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम देखते हैं तो कोई भी नई प्रॉपर्टी, अगर हम इस्तांबुल की बात करें, तो कम से कम $800 स्क्वायर मीटर से शुरू होकर ये जाती है फिर आगे 1000, 1200, $1500 स्क्वायर मीटर में। और एक छोटे से छोटा जो घर है वो 45 स्क्वायर मीटर का स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, यानी कि एक ही कमरे का जो घर होता है उसमें किचन होता है, तो वो उसको हम स्टूडियो अपार्टमेंट बोलते हैं। 1+1 जो होता है वो एक बेडरूम होता है और एक सीटिंग या ड्राइंग जिसे हम कहते हैं वो होता है। वो तकरीबन 60 स्क्वायर मीटर से 65 स्क्वायर मीटर का होता है, छोटे से छोटा भी एक अपार्टमेंट जो तो अगर तो आप नई प्रॉपर्टी लेंगे तो वो आपकी प्राइस जो है वो कम से कम $55,000 से शुरू होकर वो जाएगी $1,00,000 या इससे ज़्यादा। वो डिपेंड करता है कि वो 2 स्टार प्रॉपर्टी है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। वो सहूलतों के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन स्टाइल के हिसाब से, मटेरियल उस पर कितना लगा हुआ है, फर्निश्ड है और या फिर फुली जो है वो हर तरह से रेनोवेटेड प्रॉपर्टी आपको दे रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रॉपर्टी है, प्राइसेस उस हिसाब से होती हैं। अब बात ये आती है कि जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर जितने भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या जो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग आपको नई प्रॉपर्टी ही क्यों दिखाते हैं, ये पुरानी प्रॉपर्टी की तरफ क्यों नहीं लेके जाते। इसकी बहुत सी वजूहात हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है वो ऑफर्स देती है सारे प्रॉपर्टी डीलर्स को और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स को कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो इतने परसेंट कमीशन एक उनका डिसाइड कर दिया जाता है। 5% है, 10% है, 8% है जो भी एक कमीशन उनको डिसाइड करके दे दिया जाता है कि ये आपका जो भी सेल होगी उस पर 2% से लेकर 5% तक डिफरेंट कमीशन हो सकता है। हर कंपनी अपना अपना एक उसने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। इसलिए बहुत से जो लोग हैं वो, एक तो ये बैरियर है कि लैंग्वेज उनको नहीं आती, तो कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी जो होगी वो अगर ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। और निगोशिएशंस होती हैं मालिकों के साथ, फिर जाके एरियाज़ जो है सर्च करना पड़ते हैं। फिर आपको एक प्रॉपर्टी जो है पुरानी हो सकता है आपके क्लाइंट को पसंद ना आए, और आपको 10 जगह 15 जगह मुख्तलिफ जो है प्लेसेस पे जाके 20 जगहों पे वो घर देखना पड़े और दिखाना दिखाना पड़े। लेकिन जो नई प्रॉपर्टी है वो तो एक ही बिल्डिंग बन रही है, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, आप क्लाइंट को लेके जाते हैं, उसको दिखाते हैं कि ये देखें ये प्रोजेक्ट है, ये आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा, ये कुछ फ्लैट बिके हुए हैं, कुछ बिकने वाले हैं, तो ये आपको यहाँ पे घर मिल जाएगा। एक ही जगह होती है वो आपने दिखानी है। या इसी तरह से अगर 4-5 कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट है तो आप 4-5 जगहों पे उसको ले जाएंगे, वो प्रोजेक्ट दिखाएंगे, उसे जो पसंद होगा वो ले लेगा। तो जो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, मतलब $60,000 या $1,00,000 या $1.5 लाख का वो घर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। डेफिनेटली वो नई प्रॉपर्टी ही खरीदेंगे और उनको ख़रीदनी भी चाहिए।
लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, आप जैसे हैं, जो जॉब करते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, या जिन्होंने हार्ड मनी यानी मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, उनके स्मार्ट मनी नहीं है या उनके पास सॉफ्ट मनी नहीं है, उन्होंने ऑनलाइन नहीं कमाया हुआ कि वो आसानी से किसी को भी दे दें। उन्होंने बड़ी मेहनत से जॉब करके या सारी ज़िंदगी अपना कोई ना कोई बिजनेस करके एक जमा पूंजी इकट्ठी की है। अब किसी मजबूरी के तहत या किसी भी मसले के तहत या कोई भी मसले के तहत अपने लिए या अपने बच्चों के लिए वो माइग्रेट करना चाह रहे हैं, तो उनके पास पैसे ही कम है। मसलन उनके पास है ही सिर्फ 25-30 हज़ार डॉलर, इससे ज़्यादा रकम ही नहीं है। अब वो नई प्रॉपर्टी तो ले ही नहीं सकते। पुरानी प्रॉपर्टी जो है ये लोग नहीं ढूंढ के दे सकते। ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पहुंच होती है वेबसाइट तक। और आप सबको ये हम बताते हैं कि जो वेबसाइट है उस पे वो डील आती है जो डील समझ लें कोई नहीं ले रहा होता। सबसे पहले जो भी डील आती होती है वो उस एरिया के प्रॉपर्टी डीलर के पास आती है। और उस एरिया का जो जिस भी एरिया में प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी डीलर अगर उसने अपने इन्वेस्टर्स रखे हुए होते हैं हर जगह पर, तो वो फिर उनसे रब्ता करता है कि ये डील मेरे पास आई है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये ले लें। अगर वो इन्वेस्टर्स का ग्रुप जो है वो उनमें से कोई भी नहीं लेता तो फिर वो प्रॉपर्टी को ऑनलाइन डाल देता है। यानी कि उसको कोई भी नहीं परचेज कर रहा होता तो फिर वो अपना एक मार्जिन रख के उसको ऑनलाइन डालता है। मालिक कहता है सपोज एक 20 की मैं दे दूंगा, तो वो कहता है कि इसको एक 40 में डालता हूँ, निगोशिएट करके एक 20 में दे देंगे। तो इस तरह से जो है वो प्रॉपर्टी आपके सामने आती है। ठीक है। अब बहुत से ऐसे हैं जो भाई तो ऑलरेडी टर्की में रह रहे हैं, जिनको लैंग्वेज भी आती है, एरियाज़ का भी पता है, तो उन्होंने खुद मेहनत करके प्रॉपर्टी ढूंढ ली, अच्छी प्रॉपर्टी उनको मिल गई और उन्होंने ले ली, तो वो बहुत खुश हैं। लेकिन वो ये बात आपको ज़रूर बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए मुझे 1 महीना 2 महीने मेहनत करना पड़ी, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ देखना पड़ी, हर एरिया में जाके इस एरिया में प्राइस क्या है प्रॉपर्टी की क्या क्या सहूलतें हैं, यहाँ का पोटेंशियल क्या है। उसके बाद फिर मैं कंपैरिजन करता रहा। कंपैरिजन के बाद एंड पे मैंने डिसाइड किया कि ये 4-5 एरियाज़ मैंने विज़िट कर लिए हैं, इनमें ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस भी नॉर्मल हैं और आने वाले वक्त में पोटेंशियल भी अच्छा है और यहाँ सहूलियात भी अच्छी हैं। तो वो फिर उसके बाद आप ये सारा फाइनल करके उसने प्रॉपर्टी ले ली, तो ये उसकी मेहनत का नतीजा था। कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी बंदा आपके लिए क्यों इतनी मेहनत करेगा? अगर वो आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो डेफिनेटली उसको इसका रिटर्न भी चाहिए होता है। तो इसलिए बहुत ही कम लोग हैं जो आपको जेन्युइन इतनी मेहनत करके सर्विस देंगे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर कोई अच्छा बंदा या अगर कोई बंदा आपके साथ मेहनत करके एक अच्छी डील आपको लेके देता है तो वो दरअसल आपके साथ नेकी कर रहा होता है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर आपको ज़बान नहीं आती, जहाँ पर आपको ना आप किसी की बात समझ सकते हैं, ना आप अपनी बात किसी को समझा सकते हैं, आप टोटली उस बंदे के बिहाफ पे होते हैं। वो आपके साथ स्याह करे, वो आपके साथ सफ़ेद करे, वो आपके साथ अच्छा करे, वो आपके साथ बुरा करे, जिस तरह का भी बिहेव करे, आप बाद में जो भी करेंगे वो तो बाद की बात है ना। लेकिन जब आपका लॉस हो रहा होता है वो तो उस वक्त वो जानता है या उसका अल्लाह जानता है, यानी उसका रब जानता है या वो खुद इंसान जानता है कि वो आपके साथ सही है या गलत है। तो इसलिए अगर एक बंदा आपके साथ कमिटेड होकर आपको एक रियल और जेन्युइन सर्विस देता है और एक अच्छी डील आपको ढूंढ के देता है तो वो असल में आपकी खिदमत कर रहा होता है। तो ये बहुत से लोग पुरानी प्रॉपर्टीज़ आपको क्यों नहीं बताते, ये बहुत से लोग क्यों नहीं बताते कि आप 20,000 का घर ले सकते हैं, 15,000 का घर ले सकते हैं। इसलिए नहीं बताते कि वो खुद आपको एक अच्छी डील ढूंढ के दे नहीं सकते। उनको ज़बान नहीं आती, उनको एरियाज़ का नहीं पता, उनको निगोशिएशन का नहीं पता, उनको मामलात का नहीं पता। अगर किसी को पता भी है, उसको ज़बान भी आती है, उसको एरियाज़ का भी पता है, सब कुछ है, तो वो एंड पे ये सोचता है कि इतनी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा, 10-15 घर जाके देखूँगा, 20 घर देखूँगा और उसके बाद एंड पे मुझे कमीशन क्या बचेगा, मुझे फ़ायदा क्या होगा कि मैं इसके लिए इतनी मेहनत करूँ। तो इसकी निस्बत उसको ये समझ आती है कि जो एक नया प्रोजेक्ट है उस पे तो कंपनी भी मुझे कमीशन दे रही है,
कंपनी की तरफ से भी कमीशन लूँगा और क्लाइंट की तरफ से भी कमीशन लूँगा, दोनों तरफ से पैसा लूँगा। तो इसलिए वो आपकी डील नए प्रोजेक्ट पे करवाता है और आपको वो मशवरा देता है कि आप नया प्रोजेक्ट लें। हालांकि आप सबको पता है कि जब भी कोई बिल्डिंग प्लान होती है, जब भी कोई घर बनता है, तो वो कम से कम 50 साल, 60 साल, 80 साल या 100 साल की लिमिट रख के बनाया जाता है कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से हो कि कम से कम ये 80 साल या 100 साल तक जो है ना, ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन जो है, ये घर जो हुआ है इसकी कंस्ट्रक्शन इस लेवल की हो, इस क्वालिटी की हो कि ये मेंटेन कर सके। जो आपको डराते हैं कि पुरानी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, जल्जला आता है तो पुरानी बिल्डिंग गिर जाती है, तो आपकी फैमिली आपके लिए ज़्यादा अहम है, ये पैसा अहम है, तो वो आपको ये क्यों नहीं बताते कि जो बिल्डिंग्स गिरी वो 50 साल 60 साल पुरानी थी और उनको पिछले 1 2 साल से 3 साल से लगातार नोटिस मिल रहे थे, उनकी कंस्ट्रक्शन इस लेवल की नहीं थी, उनका मटेरियल इस लेवल का नहीं था, गवर्नमेंट ने उनको खाली करवाने के लिए नोटिस दे दिए हुए थे, लेकिन लोगों ने वो अभी नोटिस लेने के बाद भी वो बिल्डिंग्स खाली नहीं की थी। तो ऐसी पुरानी प्रॉपर्टीज़ जो थी 50 साल 60 साल 70 साल पुरानी प्रॉपर्टीज़, वो ज़लज़ले की वजह से, कुदरती आफत आने की वजह से वो गिर गई। लेकिन ये तो नहीं हुआ कि पूरे का पूरा शहर ही गिर गया, पूरे का पूरा शहर ही मलयामेट हो गया। अल्लाह ताला हिफाजत में रखे सबको। दुनिया के हर मुल्क में ज़लज़ले आते हैं, दुनिया के हर मुल्क में आफत आ सकती हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। लेकिन हर पहलू जो है, हर चीज़ का एक पहलू होता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। ये आपकी मर्ज़ी है या आपका अपना इनर जिसे हम विजदान कहते हैं, वो है कि आप कौन सा पहलू सामने रखते हैं। आप ये देखें कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव पहलू को सामने रखें, नेगेटिव जो है वो तो हर बंदा ही रखेगा। अगर मरना है इंसान ने तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, और अगर बचना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती। ये हम मुसलमान हैं और हमारा इसी बात पे यकीन है। तो अगर आप अपने घर में भी बैठे हुए हैं तो कुछ ऐसा हादसा हो सकता है कि आपकी मौत वहीं पे हो जाए, लेकिन अगर नहीं आनी तो चाहे आपके ऊपर कोई एटम बम मार दे, मिसाइल मार दे, रॉकेट मार दे, कुछ भी कर दे, अल्लाह ताला फिर भी आपको बचा लेगा। और इंशाल्लाह ताला जब तक आपने ज़िंदा रहना है, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। मौत खुद इंसान की हिफाजत करती है जब तक उसकी उम्र होती है। तो यही बात है, हम मुसलमान हैं, हमारा इस बात पे यकीन है। दूसरी बात ये है कि वो जो जोन है जिसे हम बोलते हैं डेंजर जोन, टर्की जो है उसमें नहीं आता, और उसमें ठीक है और बहुत से ममालिक भी आते हैं। और इसमें जिस तरह से हमने लिया कि ये पीछे अजमेर का मसला हुआ और ऐसे, एनीवे ये बहुत सी लंबी बातें हैं। हम इधर आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं कि प्राइसेस का ये एक तो डिफरेंस है कि जो नई प्रॉपर्टी है वो $60,000 या इससे ऊपर की होती है। पुरानी प्रॉपर्टी आप $20,000 में भी ले सकते हैं, 25 में भी ले सकते हैं, 30 में भी ले सकते हैं। ज़्यादा पुरानी नहीं होती, 8 साल 10 साल या 7 साल 6 साल पुरानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। थोड़ा सा जो है लेस डेवलप्ड एरियाज़ जो होते हैं, हर शहर में आपको पता है शहर के सराउंडिंग्स होते हैं या शहर के अंदर ही मोहल्ले होते हैं, एक जगह होती है, वहाँ पर वो कमर्शियल एरियाज़ आ जाते हैं, वहाँ पर रोड बड़े बड़े हैं, वहाँ पर सहूलतें हैं, सुपर मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, मेट्रोज़ हैं। एक एरिया होता है थोड़ा सा हट के आ जाता है, मोहल्ला टाइप आ जाता है। तो एक शहर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अमीरों का मोहल्ला है, गरीबों का मोहल्ला है, ये मॉडल टाउन है, ये गुलबर्ग है, ये डिफेंस है, ये जो है सदर कैंट है, ये इस तरह जो मुख्तलिफ एरियाज़ आ गए, और हर एरिया में प्रॉपर्टी की प्राइसेस डिफ़र करती रहती हैं। आप अगर दरमियाने तबके के हैं तो आप अपना दरमियाने तबके में घर लेंगे। मसलन सपोज कर लें कि अगर एक बंदा मुगलपुरे का रहने वाला है, तो वो मुगलपुरा में जो है, लाहौर के अंदर ये जो शहर है, जो कस्बा है या टाउन है, तो वो डिफेंस में तो घर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 5 मरले का घर वहाँ पर है तो वो 1 कनाल का या 5 मरले का घर उधर डिफेंस में महंगा होगा। यानी जो 3 स्टार प्रॉपर्टी का एरिया है, 2 स्टार प्रॉपर्टी का एरिया है, उसकी अपनी कीमतें हैं। 5 स्टार प्रॉपर्टी का जो एरिया है, 4 स्टार का एरिया, उसकी अपनी प्राइसेस हैं। तो आपने पहले तो ये करना होता है कि आप जो प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं ख़रीदने की, वो नई है या पुरानी है। पहले तो ये कर लिया, अगर पुरानी है तो वो किस एरिया में होनी चाहिए और आप कौन से एरिया में अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले आप प्लान करते हैं और फिर उन एरियाज़ में विज़िट करते हैं, और फिर
आपको सूटेबल जो डील है वो ढूंढने के लिए एक टाइम लगता है। आपको 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। 1 हफ्ते में नहीं मिलती प्रॉपर्टी, 2 हफ्तों में नहीं मिलती प्रॉपर्टी, 3 हफ्तों में नहीं मिलती प्रॉपर्टी। बहुत सी प्रॉपर्टीज सेल हो रही होती हैं, आपको जाते ही मिल जाएंगी, लेकिन वो आपको असल प्राइस से 40 गुना यानी 40% महंगी मिलेंगी, 30% महंगी मिलेंगी। और इस तरह की मिलेंगी कि बाद में आपको समझ आएगी कि यार ये इससे तो दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे आप रहेंगे तुर्की में, इस्तांबुल में, आप ज़ाहिर है प्रॉपर्टी लिए तो रहेंगे, तो आपको पता चलेगा यार फलां इसके साथ ही घर था, मेरे ही मोहल्ले में था, मैंने लिया 2 लाख टर्किश लीरे का और उस बंदे ने लिया 1.5 लाख में, तीसरे बंदे ने लिया 1,60,000 में, चौथे ने लिया 1,40,000 में, मुझे क्यों 2 लाख का मिला? तो वो आपको 2 4 6 महीनों बाद जो समझ आनी है, तो उस वक्त समझने का क्या फ़ायदा। यानी कि शादी करने से पहले बंदा जो है बीवी को देखता है, शादी करने के बाद जो है यानी सुहागरात मनाने के बाद जो है वो नहीं देखता कि ये बीवी जो है सही है या गलत है, मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना, पहले डिसाइड किया जाता है। तो मैरिज जो होती है, ये प्रॉपर्टी लेना भी इसी तरह से है, घर लेने से पहले आप डिसाइड करेंगे, घर लेने के बाद नहीं डिसाइड करेंगे कि ये महंगा है या सस्ता है। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए, एक टाइम फ्रेम चाहिए कि आप पहले मतलब कम से कम 100 घर देखते हैं, 50 घर देखते हैं, 20 घर देखते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में देखते हैं, और उसके बाद फिर आप फाइनल करते हैं कि ये जो घर है, ये घर मेरे लिए इस एरिया में, ये एरिया भी मुझे सूट करता है, ये घर भी मुझे सूट करता है, इसकी लोकेशन भी सूट करती है, और जो घर की एज है 7 साल 8 साल पुराना है, बिल्डिंग की भी कंडीशन अच्छी है, घर भी अच्छा है, लोग भी यहाँ पर नॉर्मल है, सहूलतें भी यहाँ पर नॉर्मल है, ये घर मुझे सूट करेगा। तो ऐसा घर ढूंढने के लिए टाइम चाहिए, कम से कम 2 महीने का टाइम चाहिए। जो लोग बहुत जल्दी में है, जो लोग बहुत तेज़ी से काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ नई प्रॉपर्टीज़ है, वो आएँ और आके तुर्की में नई प्रॉपर्टी देखें, जो बिल्डिंग बन रही है उसमें वो $60,000 दें और वो नई प्रॉपर्टी ले लें। क्योंकि जल्दबाज जो लोग हैं, जो जल्दी में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए नई प्रॉपर्टी ही सूट करेगी उनको। अगर आप 20,000 का $25,000 का घर लेना चाहते हैं, तो आपको सोच समझ के, देखभाल के, रिसर्च करके लेना होगा और मेहनत करके लेना होगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या तुर्की में नई प्रॉपर्टी किस्तों पर ले सकते हैं? इसका क्या तरीकाकार है? जी बिल्कुल, अगर आप नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बहुत से जो कंपनीज हैं वो इन कंपनी क्रेडिट दे रही होती हैं, जी जिसको सर। हम कहते हैं कि मतलब आपकी एक कंपनी, आपने एक बिल्डिंग बनाई, तो आप ऑफर कर रहे हैं कि मैं इंस्टॉलमेंट विद इन 3 इयर्स जो है अपनी कंपनी के अंदर ही, अगर आप 30% कैश पेमेंट दे देते हैं, तो बाकी 70% जो है मैं आप 1 साल के अरसे में, 2 साल या 3 साल के अरसे में, तो ये शुरू होता है मिनिमम 2 साल से मैक्सिमम 5 साल तक, जी सर। तो जिसे हम कहते हैं कि इन कंपनी इंस्टॉलमेंट्स। जी तो सर। वो ये है कि आपने 30% एडवांस देना होता है और बाकी रकम आप जो है वो 3 साल के अरसे में माहाना किस्तों पे दे सकते हैं। सही हो गया लेकिन सर। आपको डॉक्यूमेंट तब ही मिलेगा जब आप सारी पेमेंट पे कर देंगे, और आप जब सारी पेमेंट दे देंगे उसके बाद आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बाज़ कंपनीज ऐसी हैं कि जो 50% लेकर आपको वो कब्ज़ा तो दे देंगी, लेकिन आप फिर भी टूरिस्टिक रेजिडेंस पे रहेंगे। प्रॉपर्टी रेजिडेंस, जब प्रॉपर्टी टोटली आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी रेजिडेंस। सही हो गया सर। या मैक्सिमम ये है कि 50% आपने पे कर दिया और 1 साल का अरसा जो रहता है उसके अंदर बाकी 50 भी आपने पे करना होगा, यानी 2 साल 3 साल 5 साल का नहीं। तो फिर पॉसिबल है कि वो जो वो आपके नाम डॉक्यूमेंट हो जाएं, ट्रांसफ़र हो जाएं और उस तरह वो आपको कर दे। लेकिन ये जो मिनिमम चांसेस है इस चीज़ के, ज़्यादातर यही होता है कि जब प्रॉपर्टी आपके नाम फुली ट्रांसफ़र हो जाती है, आप फुली पेमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद फिर आप को डॉक्यूमेंट मिलते हैं और आप उस पर रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने ज़िक्र किया नई और पुरानी प्रॉपर्टी का, तो तुर्की में कौन-सी प्रॉपर्टी ढूँढना आसान है? ज़्यादातर लोग तो तुर्की में नई प्रॉपर्टी खरीदने का ही मशवरा देते हैं।
जी, मैं अभी जो है इसी बात पे काफ़ी लंबी मैंने बात की, तो वो मकसद यही था कि लोगों को ये समझाना कि हर बंदा, हर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, हर डीलर जी सर। यही क्यों कोशिश करता है कि आप नई प्रॉपर्टी ले लें, और वो पुरानी प्रॉपर्टी को ख़रीदने को इनकरेज क्यों नहीं करता, या वो कम कीमत प्रॉपर्टी ख़रीदने को इनकरेज क्यों नहीं करता। जी सर। देखें, कम जो जिन लोगों के पास कम पैसे हैं वो हमेशा 80% होते हैं, और जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो 10 या 20% होते हैं। जी तो सर। जो 10% लोगों को सर्विस दे रहे हैं वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि आप सस्ती प्रॉपर्टी लेकर भी, कानून तो चाहे आप 1 लाख की प्रॉपर्टी लें चाहे आप 10,000 की लें, दोनों के लिए बराबर है कि जिसके पास रहने की जगह है उसको रेजिडेंस मिल जाएगा। जी सर, बिल्कुल अब ठीक है। बात ये आती है क्योंकि नई प्रॉपर्टी जो होती है उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से भी कमीशन मिल रहा है, क्लाइंट की तरफ से भी मिल रहा है, दोनों तरफ से कमीशन मिल रहा है बंदे को। तो वो इसीलिए वो सिर्फ आपको फोर्स करता है कि भाई नई प्रॉपर्टी ही लो, इसी में आपका फ़ायदा है, इसी में आपका भला है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। असल रकम तो आपकी जेब से जानी है, उसको क्या है, उसकी जेब में तो आना है, उसकी जेब से तो कुछ नहीं जाना। जी सर। अगर वो नए पुरानी प्रॉपर्टी आपको ढूंढ के देता है तो उसको ज़ुबान भी आनी चाहिए, एरियाज़ का भी पता होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए नेगोशिएशन में भी, और वो सारी चीज़ें करके एक अच्छी टीम उसके पास हो। फिर वो आपको सपोज करता है मुख्तलिफ एरिया में 5 6 7 प्रॉपर्टीज़ विज़िट करवाता है, तो आप कभी आप प्रॉपर्टी पसंद करेंगे तो एरिया पसंद नहीं करेंगे, कभी आप एरिया भी पसंद कर लेंगे, प्रॉपर्टी का साइज भी पसंद कर लेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी की जो क्वालिटी है वो पसंद नहीं आएगी। जी सर, ऐसा ही तो है। यानी मल्टीपल फैक्टर्स आप देखेंगे, तो इसलिए वो जो है वो एक हेडेक बन जाती है, और हर बंदा जो है वो मेहनत करके पैसा नहीं कमाना चाहता, हर बंदा आसानी के साथ पैसा कमाना चाहता है। ऐसा ही है तो सर। इसलिए वो कहते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब आपके पास दो चॉइसेस हों कि एक तरफ कम मेहनत करके आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। जी सर। तो वो है कि आप नई प्रॉपर्टी सेल करें और उस पर कंस्ट्रक्शन कंपनी से भी कमीशन लें, क्लाइंट से भी कमीशन लें, और आपको मेहनत भी ज़्यादा ना करना पड़े। वही वीडियो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाई है वही वीडियो क्लाइंट को दिखा दें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोजेक्ट पे ले जाके विजिट करवा दें, उसको कहें देखें यहाँ पर ये इतने घर लोग रह रहे हैं, आप भी ले लें, ठीक है कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही है सर। बहुत आसान है। लेकिन पुरानी प्रॉपर्टी ढूंढ के किसी को भला करने की नीयत से, खिदमत करने की नीयत से, मेहनत करने की नीयत से, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। एक अच्छी टीम होनी चाहिए और आप भी कमिटेड होने चाहिए, और फिर उस हिसाब से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट का आपको पता हो कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से आपकी टीम काम करे और प्रॉपर एक प्रॉपर्टी ढूंढ कर क्लाइंट को आप दें, तो जिस पे आने वाले वक्त में भी क्लाइंट सेटिस्फाइड रहे कि भाई मुझे एक अच्छी डील लेके दी गई है, मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ, फ्रॉड नहीं हुआ, इस एरिया में प्राइस ये थी बल्कि इन्होंने मालिक से कम करवा के मुझे दी है। तो आप जब चार्जेस ले रहे हैं, आप जब कमीशन ले रहे हैं, तो फिर आपको क्लाइंट को फेवर देना होती है। आप मालिक मकान से प्राइस कम करवाते हैं और आप ये कोशिश करते हैं कि आपकी कमीशन जो क्लाइंट पे कर रहा है वो उतने पैसे तो कम से कम आप मालिक से कम करवाएं ना, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ताकि जो है वो मालिक मकान जो है उसका तो कोई लॉस नहीं हो रहा, जी सर। ये जो बंदा है इसका तो भला हो जाए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो बात करते हैं $20,000 की या $25,000 की प्रॉपर्टी की, वो कौन सी है और कैसे मिलेगी? देखिए, हम बात करते हैं कि इस्तांबुल में जो ऐसे घर, जो बिल्डिंग्स हैं जो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल पुरानी, क्योंकि बिल्डिंग की लाइफ होती है 60 साल 80 साल 100 साल। जी सर। तो कोई भी जब बिल्डिंग बनती है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाई जाती है, जी किसी सर। भी मोहल्ले में कहीं पर भी। तो जो ओल्ड पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सस्ती मिल जाती हैं मुनासिब अच्छे एरियाज़ में। जी सर। तो 1+1 का जो घर है इस्तांबुल में तकरीबन $25,000 में आसानी से मिल जाता है। सही हो गया सर। अगर आप यालोवा में लेते हैं तो वो $20,000 में मिल जाता है, इज़्मत में भी 18-20 में मिल जाता है। तो आप ये देखते हैं कि अगर तो दूसरा जो इस्तांबुल के करीब दूसरे शहर हैं उनमें आप लेते हैं तो वही घर 20,000 18,000 में मिल जाएगा, लेकिन इस्तांबुल में लेंगे तो 25 में 5-6 हज़ार का फ़र्क होगा। बिल्कुल सही है सर। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके रिसर्च देखें, अगर आप पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी शहर में हैं
और आप अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो आपको पहले जाके देखना पड़ता है पूरे शहर में। आप पहले डिसाइड करते हैं कि मुझे किस एरिया में लेना है। बिल्कुल सर, फिर ऐसा ही है। फिर उस एरिया में जाके आप वहाँ के प्रॉपर्टी डीलरों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, मोहल्लेदारों से मिलते हैं, बात करते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस क्या चल रही हैं फाइंड करते हैं। फिर मुख्तलिफ लोगों को अपने कॉन्टैक्ट्स देते हैं कि भाई देखें, अगर कोई सेल कर रहा हो तो मुझे बताना, राब्ते में रहना। फिर ये होता है आपको हफ्ते बाद, 10 दिनों बाद, 2 हफ्ते बाद प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आती है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी है, इस एरिया में है, इस तरह की है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आए, हम आपको दिखाते हैं। फिर आप 15-20 दिनों बाद जाते हैं, जाके देखते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि यार वो प्रॉपर्टी अच्छी है। लेकिन वो प्रॉपर्टी अच्छी है या बुरी है, ये चीज़ आपको कौन बताता है? ये आपकी रिसर्च बताती है ना। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। आपने अगर खुद से रिसर्च की है कि इस एरिया में प्रॉपर्टी की ये कीमतें हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी इतने में मिलती है, मेहनत की है, उसके बाद फिर आप एक टारगेट सेट करते हो, और उस टारगेट के अंदर अगर आपको प्राइस मिल रही होती है तो आप कहते हो कि ये डील अच्छी है। बिल्कुल सही है सर। तो इसके लिए आपकी भी मेहनत होती है, और आपको जो सर्विस दे रहा है प्रॉपर्टी डीलर या जो टीम सर्विस दे रही है उसकी भी मेहनत होती है। और एट द एंड दोनों का एक जॉइंट वर्क होता है कि आप एक डील, अच्छी डील ढूंढने में और लेने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल सही है सर। लेकिन अगर आप कहें कि मसलन मैं एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्तों में बेहतरीन प्रॉपर्टी ढूंढ लूंगा, तो ये नामुमकिन सी बात है। कम बिल्कुल से सर। कम 6 से 8 हफ्ते यानी 2 महीने का अरसा माइंड में रखें, क्योंकि कुछ टाइम लग जाएगा आपको मुख्तलिफ डीलें फ़िल्टर करते, विज़िट करते, 10, 15, 20 घर देखते और उनमें से एक लेते हुए। अगर तो आपने ये ज़हन बनाया है कि मैंने जैसे ही मुझे एक प्रॉपर्टी नज़र आ जाएगी और मैं फौरी तौर पर उसको ख़रीद लूँगा, पहली ही प्रॉपर्टी ख़रीद लूँगा, फिर तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। आप आएँ, पैसे दें, प्रॉपर्टी ख़रीदें और अपने नाम करवाएं। बिल्कुल सही है लेकिन सर। फिर आपको बाद में पछताने का हक नहीं है। जी सर। अगर आप पहले ही नज़र में डिसीजन कर लेते हैं तो फिर आप ये अपने आप से ये कह दें कि मैंने बाद में नहीं पछताना। अगर आप बाद में पछताना चाहते हैं, ठीक है, नहीं पछताना नहीं चाहते तो पहले रिसर्च कर लें, बिल्कुल मेहनत सही है कर लें। सर। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है इसमें। हमारे भाई क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा मार्केट को भी स्टडी करें, थोड़ा सा मेहनत भी करें, और एक टाइम लिमिट होती है जी सर। 2-3 महीने प्रॉपर्टी ढूंढने की, फाइंड करने की, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हर बंदे का बजट और है, हर बंदे की ये कोशिश है कि वो $25,000 में 2 कमरों वाला, 3 कमरों वाला घर ले ले, बड़ा अच्छा घर और बड़ी अच्छी लोकेशन में ले ले। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। फिर जब बजट की बात आती है तो बजट उसका कम होता है, यानी कि हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो महंगी चीज़ कम बजट में ले ले, जी सर, ऐसा ही है। और बेचने वाले की ख्वाहिश होती है कि वो सस्ती चीज़ महंगी बेच दे। महंगी बेच दे। तो इसलिए दोनों को एक पॉइंट पे लाना, और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ जाती है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आपने ये जो बात की ना कि कम से कम 6 से 7 हफ्ते या 8 हफ्ते लग जाते हैं, 2 माह लग जाते हैं। जी जी ये हमारे उन भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है जो किसी मजबूरी की वजह से तुर्की में शिफ्ट होना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने डिटेल शेयर की। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। देखें कि आप पूरा साल आपके सामने है। अगर आप देखिए कोई भी, आप हर एक प्रोडक्ट जो आपने लेना होती है ना, उसका एक लाइफ साइकिल होता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो आप चावल की बात करें, उसका एक लाइफ साइकिल है। जी सर। आप गंदम की बात करें, उसका एक लाइफ साइकिल है। आप मैंगो की बात कर लें या कोई भी प्रोडक्ट की बात कर लें, हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल है। ऐसा तो ही है सर, इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि चावल महंगा कब होता है? जब नई फसल आने वाली होती है, उससे 1 महीना पहले चावल बहुत महंगा होता है। ऐसा ही है सर, इसी बिल्कुल। तरह से गंदम जो है वो कब महंगी होती है, आटा कब महंगा होता है। इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो कब महंगी होती है, अगर तो वो उसके लाइफ साइकिल के बिल्कुल करीब हो। तो इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, प्रॉपर्टीज़ में हम ये चीज़ देखते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी जितनी कम होगी, प्रॉपर्टी उतनी सस्ती होगी। किन महीनों में बिजनेस एक्टिविटी सबसे कम होती है? तो तुर्की में ये देखें, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, ये 3 महीने जो है ठंडा मौसम होता है, सर्द तरीन मौसम होता है, बर्फबारी होती है। तो इन 3 महीनों में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीनों में हर तरह का बिजनेस जो होता है
वो अपनी फुल कैपेसिटी 100 में से सिर्फ 60 या 70 पे चल रहा होता है, जी यानी सर, कि वो बिल्कुल ठीक है। 100% पे नहीं चल रहा होता। और बाद ऐसे बिजनेस हैं जो 100 की बजाय सिर्फ 40 पे चल रहे होते हैं, यानी सर्वाइवल हो रहा होता है। बिल्कुल सही। तो ऐसे बहुत से बिजनेस जो सिर्फ सर्वाइवल पे चल रहे होते हैं 40% या 70%, तो 100 की कैपेसिटी से तो वो चल ही नहीं रहे। तो ऐसे वक्त में जो लोग होते हैं वो आउटपुट यानी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, नई प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्शन नहीं होती, नए घर नहीं खरीदते, तो बायर मार्केट में कम होता है। जी सर, ऐसा ही है। और इसी वजह से बहुत से लोग जब उस वक्त घर बेच रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी जो घर बेचता है वो किसी ना किसी मजबूरी में सेल करता है, उसको कुछ ना कुछ कहीं से पेमेंट देना होती है, या तो बैंक्स की देना होती है, या बच्चों की पढ़ाई के अखराजात होते हैं, या बेटियों की शादियां करना होती है, या उन्होंने कहीं माइग्रेट करना होता है, या कोई भी उसका प्रॉब्लम होता है तो वो घर बेचता है, या उसका कोई भी प्लान होता है। तो इन 3 महीनों में आप जो प्रॉपर्टी आपको मिलती है, ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं, मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जी सर। वो पूरा साल पैसे इकट्ठे करते रहते हैं और वो इन 3 महीनों का इंतज़ार करते हैं। और इन 3 महीनों में वो फिर अच्छी अच्छी डीलें ढूंढते हैं, और उनको जो डील सस्ती मिलती है, जिसे हम कहते हैं अपनी असल वैल्यू से 20 या 30% सस्ती, जी सर। जिसको अंडर वैल्यू कहा जाता है, फिर वो उस तरह की प्रॉपर्टीज ढूंढ के खरीद लेते हैं। और इन्हीं 3 महीनों में वो प्रॉपर्टीज खरीद कर अगले वाले 3-4 महीनों में वो सेल कर देते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से अपना पैसा बचाना चाहते हैं और एक अच्छा वक्त आप चाहते हैं कि एक ऐसा वक्त जहां पर मैं प्रॉपर्टी खरीदूं, मुझे सस्ती और अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, तो ये 3 महीनों को आप जेहन में रख लें। और आप अगर प्रॉपर्टी लेने की नज़र से आ रहे हैं, नज़रिए से आ रहे हैं, तो आप इन्हीं 3 महीनों के अंदर सर्च करके एक बेहतरीन प्रॉपर्टी ले लें। जी सर, बिल्कुल ठीक है। ये जो वक्त है, ये आप समझ लें कि गोल्डन होता है। हर साल, एक साल की बात नहीं कर रहा, हर साल ये जो है, ये 3 महीने जो होते हैं ये गोल्डन होते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। यू वेलकम। सर, अब जो मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ ये बहुत अहम है मेरे लिए तो ख़ास तौर पे, और हमारे भाइयों के लिए भी, कि अगर कोई हमारा बंदा जिसने अपनी जमा पूंजी जोड़ रखी है, उसके पास लास्ट चांस है, वो शिफ्ट होना चाहता है और उसके पास इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, और वो सस्ती प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहता है, अच्छी भी खरीदना चाहता है, और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी सही हो, फ्रॉड से भी बचना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? उसको कैसे, इस तरीके से, किस तरीके से यानी काम करना चाहिए? जी बिल्कुल। आपने ओवरऑल सारा सिनेरियो बताया कि एक ऐसा बंदा जिसको ज़रूरत भी है, उसके पास पैसे भी कम हैं, वो ये चाहता है कि उसका मार्केट का इल्म भी कम है, वो इतना तजर्बा भी नहीं रखता, बिल्कुल सर। लैंग्वेज भी नहीं आती, सिस्टम का भी नहीं पता, तो वो प्रॉपर्टी भी इतना सपोज करें वो प्रॉपर्टी बिजनेस भी नहीं करता। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो ऐसे बंदे को पहली बात तो ये है कि उसको फूंक फूंक के कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सर। बेसब्रा नहीं होना चाहिए, जल्दबाज नहीं होना चाहिए। जी कोई सर। भी फैसला लेते हुए, किसी पर भी एतमाद करते हुए, उसको बहुत ज़्यादा एहतियात से कदम उठाना चाहिए। जब तक हर डील बिल्कुल फेयर डील ना हो और समझ ना आए कि मसलन ये एक चीज़ है, ये मैं बेच रहा हूँ और आप ये ले रहे हैं, जी सर। बेचने वाला भी बिल्कुल एग्जैक्ट जो प्राइस कह रहा है और आप भी जिस प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोनों वो मैच कर रही हैं और आपको ये डील पसंद भी है, तो उसके बाद आप वेरीफाई करने के बाद आप लेते हैं। तो बिल्कुल सही सबसे है सर। पहला काम तो ये करें कि सब्र के साथ बेहतरीन डीलें ढूंढें, 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ देखें, देखने के बाद उनको डिसाइड करें कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है लोकेशन के हिसाब से, उसकी प्राइस के हिसाब से और हर हवाले से जो है सूटेबल है। सही हो गया सर। और उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी वेरीफाई करें कि इनके डॉक्यूमेंट्स जो है कहीं बैंक से इन्होंने प्रॉपर्टी पे, कागजात पे कर्जा तो नहीं लिया हुआ, जी सर। किसी और बंदे किसी और तरह के डॉक्यूमेंट में कोई इशू तो नहीं है, जो डॉक्यूमेंट है ये फॉरनर को सेल कर सकता है या नहीं कर सकता, यानी कि ये हाफ ऑनर है या फुल ऑनर है, प्रॉपर्टी एक ही बंदे के नाम है या 3 4 इसके मालिक हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं कि एक बंदे को आप पैसे दे दें और बाकी 2 मालिक जो है वो पीछे रह जाएं, आपको तो नहीं पता। बिल्कुल सर, तो ऐसा इस ही है। तरह से जो है वो प्रॉपर्टी डीलर और लॉयर जो है वो सारे मिल के डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होती है।
जी और सर। वो सारी हर तरह से वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद जब ओके होती है प्रॉपर्टी, तो उसके बाद जो है वो फिर बात आती है कि हाँ ठीक है, आप पेमेंट कैसे, तो पेमेंट फिर वाया बैंक होती है। बिल्कुल सही है सर। जो खरीदने वाला है वो बेचने वाले के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करता है, और वो फिर उसके नाम जो है वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है जो खरीद रहा है। अब इसके बाद फिर प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई करना होता है। सही हो तो गया इस सर। सारे प्रोसेस में आपने अपने जज्बात और इमोशंस को एक साइड पे रख के किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। किसी के ख्वाबों, कोई बंदा ख्वाब दिखा रहा है तो उसके ख्वाब ना देखें आप, सारी ज़िंदगी ख्वाब ही देखें हमने। आप की उम्र जब 18 20 25 साल से ऊपर हो जाती है ना, तो मतलब ख्वाब तो हम देखना शुरू करते हैं जब हम 14 15 साल से शुरू होते हैं, तो 25 साल तक हम ख्वाब देखते हैं। ऐसा ही है और सर। ज़्यादातर लोग 30 साल तक भी ख्वाब ही देखते रहते हैं। तो ये जो 15 16 17 साल है ये ख्वाब देखने के हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें फाइनेंस कर रहे होते हैं। यूरोपियन सिस्टम तो नहीं है कि 18 साल बाद किक आउट कर दिया बच्चे को। यहाँ पर तो आप देखेंगे, कहते हैं कि मतलब मेरा बेटा है, उसकी उम्र 25 साल है, वो अभी भी डिपेंडेंट है मुझ पे। जी सर। मतलब वो 25 साल के बाद भी इंडिपेंडेंट नहीं है। 25 साल के बाद भी अब्बू की जेब से वो खर्चा लेके जाता है। 25 साल वाला जो लड़का है, तो यूरोप में जो है वो 18 साल, या अमेरिका में भी 18 साल के बाद किक आउट कर देते हैं। ऐसा ही है सर। तो बिल्कुल। ये तो हमारे माशरे का और हमारे नौजवानों का हाल है। तो इसलिए हम कहते हैं 30 साल से कम जो लोग हैं वो हम अपनी नज़र में उनको नॉन सीरियस कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि अब्बू के पैसों पे वो पाल रहे हैं ना। तो वो तो हमें जब कोई डील कहते हैं तो हम कहते हैं कि भाई अभी तुम्हारे दूध के दांत जो है ना वो नहीं टूटे। जी सर। दूध बिल्कुल। के दांत कब टूटते हैं बंदे के? जब वो खुद पहला 1 रुपया कमा के लाता है, और मेहनत से कमा के लाता है, किसी को ठग के नहीं। हलाल की कमाई मेहनत से कमा के जब वो लाता है, तो तब उसके दूध के दांत टूटते हैं असल में। तब तक तो वो दूध के दांतों के साथ ही चल रहा है, उसका अब्बू कमा रहा है, खून पसीना बहा रहा है और ला रहा है, वो खा रहा है आराम सुकून से। जी सर। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सब्र के साथ, हौसले के साथ, और हर चीज़ को प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद आप प्रॉपर्टी लें। जी ठीक है? सर। तरीका हमने आपको बताया है, हर हवाले से हम आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, फ्री में देना, हर हवाले से गाइड करना। प्रॉपर्टी के हवाले से हमने ग्रुप्स भी बनाया है, फेसबुक पे भी मौजूद है, यूट्यूब पे भी, हम कमेंट्स में भी आप लिखते हैं, आपको जवाब देते हैं। उसके बाद बात ये आ जाती है, हम आपको सर्विस भी हमने ऑफ़र की कि अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं। हालांकि सारे लोग नई प्रॉपर्टीज़ में सर्विस दे रहे हैं, हमारा दिमाग ख़राब है कि हम पुरानी प्रॉपर्टी में सर्विस दे रहे हैं। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि $3500 का पैकेज आपने लगा दिया, प्रॉपर्टी 15,000 की या 20,000 की है, $3500 का प्रॉपर्ट आपने वो पैकेज दे दिया, तो ये तो 10% या इससे ज़्यादा का बनता है। तो भाई पैकेज में शामिल क्या क्या है ये तो आप नहीं देखते। आप चाहे $5,000 की प्रॉपर्टी लेना, तो उस पे आपको लायर जो करना पड़ता है उसको 1200 से $1500 लायर को देना पड़ता है, चाहे आप $5,000 की प्रॉपर्टी लें। अब इससे बड़ी बात क्या है कि लॉयर ने तो अपने 1200 से $1500 लेने हैं। जो गवर्नमेंट की टापू की फ़ीस है वो आपने पे करनी है, जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस की फ़ीस है वो आपने पे करनी है, जो गवर्नमेंट का 1% टैक्स है वो आपने पे करना है। उसके अलावा जितने भी जो डॉक्यूमेंटेशन के पैसे हैं, मसलन $2,000 है, सपोज कर लें, डॉक्यूमेंटेशन सारा का हमने वीडियो बनाई, तो वो $2,000 आपका वो लग गया, $1,500 आपने लायर को दे दिया, सपोज कर लें, तो ये तो कितना हो गया। और उसके अलावा कमीशन आपने दे दी। तो ये सारा कर कर आके $5,000 की प्रॉपर्टी है, तो $5,000 ही ये हो जाएगा, तो 10,000 तो फिर भी आपका लग गया। और इसके बाद प्रॉपर्टी रेजिडेंस जो आपने अप्लाई करना है अपना, अपनी बीवी का और बच्चों का, तो वो पैसों के बगैर हो जाना है, वो आपने खुद अप्लाई कर लेना है। तो ये जो 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले स्टेप में लॉयर की फीस जो है $1,200-1500 और 4% जो प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन है। अगर आप ये देखें कि ये पकड़ के पहले ही प्रॉपर्टी डीलर आपको दे देता है ना, तो फिर भी उसने 4% लेना है। लेकिन एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर आपको बेहतरीन प्रॉपर्टी ढूंढ के देता है पूरी मेहनत के साथ, कि वो जो आप उसको कमीशन दे रहे हैं वो हलाल करें, तो वो अपनी मेहनत लेता है। तो अब ये दोनों में फ़र्क है। एक बंदा है वो कहता है लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो ना लो, मेरे पास है ही ये, वो आपको 10 15 20 प्रॉपर्टीज ही नहीं दिखाता।
दूसरा बंदा है वो आपके साथ मिलकर आपको 15 20 30 प्रॉपर्टीज दिखाता है और फिर जो आपको पसंद आती है तो आप लेते हैं, तो दोनों में से बेहतर कौन सा हुआ? तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप खुद भी काम करोगे ना, खुद जाके आप प्रॉपर्टी लोगे तो प्रॉपर्टी डीलर को 4% कमीशन देना पड़ेगा, $1500 लॉयर को देना पड़ेगा, वेरिफिकेशन जो है सारे वो सारी करवानी पड़ेगी, पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद ये सारा होने के बाद आप फिर जब प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे तो फिर आपने प्रॉपर्टी रेजिडेंस भी अपनी बीवी की भी और बच्चों की भी अप्लाई करनी है, तो उसके भी पैसे लगेंगे। तो कम से कम आपका $6000 खर्चा आ जाना है, 6 से 7 हज़ार डॉलर। ठीक है। तो हम जब कहते हैं ना कि हम सर्विस दे रहे हैं, तो हम एक्चुअली यही कहना चाह रहे हैं कि आपको $6000 वाला जो सर्विस पैकेज है, आपको प्रॉपर्टी डीलर से भी कम करवा कर, लॉयर से भी कम करवा कर और एक अच्छी डील आपको लेके देने की कोशिश करेंगे। इसलिए $6000 वाला पैकेज आपको 3500 में दिलवा रहे हैं। इसमें आपको प्रॉपर्टी डीलर की भी कमीशन है, लॉयर के भी पैसे, और साथ ही साथ आपके ये जो प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई करना है उसकी प्रोसेसिंग के भी पैसे शामिल हैं, आपके और आपके बच्चों के और आपकी बीवी के। तो जब ये सारा कुछ A to Z हमने एक ऐसा डिज़ाइन किया ऐसे लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं। यहाँ पर हम ये भी बात करना चाहते हैं कि अगर आपको हक हासिल है कि आप जिससे चाहें सर्विस ले सकते हैं, तो हमें भी हक हासिल है कि हम जिसे चाहें सर्विस दें। हम भी तो डिमांड कर सकते हैं कि भाई अगर आप क्लाइंट हैं, आप कोई सवाल हमसे पूछ रहे हैं, तो पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट तो हमें दिखाएं कि आपके बैंक में इतने पैसे हैं भी या नहीं। आप अगर हमसे पूछते हैं कि मैंने $25,000 की प्रॉपर्टी लेनी है, तो क्या आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं इस वक्त कि आप ले सको, या अभी आपने साल बाद लेनी है तो आज ही आप हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं? हमने आपसे कभी पूछा है आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, क्या आप वाकई सीरियस हैं? क्या आपकी उम्र 35-40 साल से ज़्यादा है? क्या आप वाकई रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं? क्या आपके पास कोई बिजनेस है? इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? अपना बिजनेस कार्ड हमें भेजें, कंपनी की डिटेल भेजें, हमें पता चले कि आप वाकई सीरियस है, जेन्युइन है। और फिर उसके बाद हम ये देखें कि आप जो है किस किरदार के मालिक हैं। आप पैसिमिस्टिक सोच के मालिक हैं या ऑप्टिमिस्टिक सोच के मालिक हैं, हमेशा मुस्बत सोचते हैं, मनफी सोचते हैं। तो हमें भी तो हक हासिल है। हो सकता है कि आप ऐसे बंदे हों कि आपके पास जितने भी पैसे हों हम आपको सर्विस ही ना देना चाहें। हम तो क्लाइंट चुन के लेंगे ना। हमने अगर किसी के साथ भलाई करनी है, फ़र्ज़ करें मेरा दिल करता है मैं किसी के साथ भलाई करना चाहता हूँ, नेकी करना चाहता हूँ, तो मैं भी तो देखूंगा कि भाई ये इस काबिल है कि इसके साथ नेकी करूँ, या इस काबिल ही नहीं है कि इसके साथ नेकी करूँ। अगर अल्लाह का दिया हुआ आपके पास बहुत कुछ है, करोड़ों रुपया है, तो भाई आप जाओ, जाके पेमेंटें दो और वहाँ से प्रॉपर्टी लो। जिस मर्जी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को 10,000 उसकी जेब में डालो, वो आपको उसी वक्त प्रॉपर्टी लेके दे देगा। हमने तो ये चैनल बनाया ऐसे लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं, जो जॉब करते हैं सारी सारी ज़िंदगी, 15-15 20-20 साल से जॉब करके मेहनत करके उन्होंने पैसे कमाए हैं, $1000 $500 करके उन्होंने जमा किया है। और जो जो मजलूम लोग हैं, जो इंडिया से, बर्मा से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, ऐसे ममालिक से हिजरत करना चाहते हैं, हत्ता कि जो पाकिस्तान में मजबूर लोग हैं किसी भी वजह से, किसी भी मामलात की वजह से, तो उनकी चलो मदद हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमारी ये ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं है कि हम आप लोगों को सर्विस दें, हमारी ये ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर हमसे सर्विस लेना चाहते हैं, ये आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी नहीं है। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। इस बात को ज़हन में रखें। अगर आपने हमसे सर्विस लेनी है तो आप मजबूर हैं, हम मजबूर नहीं हैं। हमें आपके पैसे भी नहीं चाहिए और हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम भलाई कर रहे हैं। आप जाएं जहाँ से मर्जी ले, खुद ढूंढ लें या जाके दूसरे लोगों से सर्विस ले लें। हम सर्विस बेचना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि ये $6000 की चीज़ है, हम आपको 3500 में दे रहे हैं, और हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे, उन्हीं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो मुस्तहिक हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि अगर 3500 में भी दे रहे हैं तो खिदमत कर रहे हैं हम, इसीलिए कहते हैं। तो बराए मेहरबानी जो लोग आके पूछते हैं, और दूसरी बहुत सी बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। ओ भाई, पिछले 18 साल से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हूँ, ठीक है।
उसके अलावा 12 साल से मेरी 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं आज़रबाईजान में, एक जॉर्जिया में रजिस्टर्ड है। उसके अलावा मेरे कुछ 10 से 15 जो है बिजनेस पार्टनर है टर्की के अंदर, रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर। अगर मैं जैसे मेरी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब वेबसाइट आएगी तकरीबन कम से कम 10 मुल्कों में हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। किस किस का लाइसेंस मैं आपके साथ शेयर करूं, किस किस की मैं कंपनी की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं, किस किस का फ़ोन नंबर आपके साथ शेयर करूं। आपको टर्किश लैंग्वेज आती है, आपको रशियन लैंग्वेज आती है, आपको आज़रबाईजानी लैंग्वेज आती है, क्या आता है आपको? और फिर वो जो बंदा है वो सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट है, वो इमिग्रेशन में एक्सपर्ट नहीं है, वीज़े में एक्सपर्ट नहीं है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं पता, वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो एक लॉयर है, वो एक बंदा है। वो आपके मुख्तलिफ सवालों का जो हर तरह से आप, एक बंदा शुरू करता है, एक तरफ से सवाल शुरू करता है तो वो 100 सवाल पूछता है। वीज़ा लेने से लेकर प्रॉपर्टी लेके उसकी रेजिडेंस लेने तक वो सारे सवाल करता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी डीलर आपके इमिग्रेशन के सवालों के जवाब तो नहीं दे सकता ना। प्रॉपर्टी डीलर अपने काम में एक्सपर्ट है, लॉयर अपने काम में एक्सपर्ट है, अकाउंटेंट अपने काम में एक्सपर्ट है, बिजनेसमैन अपने काम में एक्सपर्ट है। तो हम जो बिजनेसमैन है, हम 18 साल से काम कर रहे हैं, ये हर बंदा हमारी टीम में है, क्योंकि हम ये सारे काम कर चुके हैं तो हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमें पता है, हम इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं। इसीलिए तो मैं ये आपके मैसेजेस खुद लेता हूँ, वरना मैं ये नंबर किसी स्टाफ के किसी बंदे को दे सकता हूँ, वो आपको हैंडल कर सकता है। क्यों मैं सारे मैसेज खुद लेता हूँ कि आपके सवाल ऐसे हैं, अगर कोई बंदा आपको मिसगाइड कर देगा तो उसमें जो है वो एक हमारा इमेज भी ख़राब होता है, और हमारा जो मकसद है आप लोगों तक सही और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, वो भी पूरा नहीं होगा। चाहे मैं कम रिस्पॉन्स कर पाता हूँ, चाहे मैं लेट रिस्पॉन्ड करता हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है जिस बंदे ने भी वॉइस मैसेज किया है, रिटर्न मैसेज किया है, उसको मैं लाजमी जवाब देता हूँ। कॉल्स मैं अटेंड नहीं कर पाता, मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ। आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप रिटर्न मैसेज भेजें बराए मेहरबानी। जब भी मैसेज लिखते हैं अपना नाम लिखें, अपनी एज लिखें, और मकसद लिखें कि किस मकसद के लिए आप कर रहे हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। एट द एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों के दिमागों में नेगेटिव सोच है, बराए मेहरबानी वो हमारे से किसी भी तरह की कोई सर्विस डिमांड ना करें। उनको हमने किसी तरह की कोई सर्विस देनी ही नहीं है। ठीक हो गया? जो बंदे पॉजिटिव सोचते हैं, जो बंदे अच्छी सोच के हामिल हैं, अगर वो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। मैंने कहा अगर वो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि हम उनको सर्विस देंगे, क्योंकि हम सर्विस बेच ही नहीं रहे, हम मदद कर रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। कोशिश ये करें कि आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमने वैल्यू एडिड टैक्स पे एक वीडियो बनाई, बहुत से लोग देखें, बहुत से एजेंटों का जो बिजनेस है वो डाउन हो रहा है हमारी वजह से। हम एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। बंदे जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, आपके सवालों के जो आप इतने सवाल करते हैं उनसे कि वो आपसे सवालों के जवाब नहीं दे पाते, तो वो फिर नेगेटिव कमेंट करते हैं हमारी वीडियो के नीचे आकर, उनके लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप हर हमारी वीडियो के नीचे पॉजिटिव कमेंट करें, ताकि ये जो सिस्टम है, जो नेगेटिव लोग हैं, वो डिस्करेज हों और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ला सकें। तो अपना ये प्यार मोहब्बत हमारे साथ इसी तरह कायम रखें, और इंशाल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी मालूमात हैं, आप तक पहुँचाएँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने डिटेल शेयर की। मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जिनको हेल्प की ज़रूरत है वो कमेंट भी करें और रिक्वेस्ट भी करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकेगा हम आप लोगों की हेल्प भी करेंगे, और जो कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे आप लोगों के लिए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।